नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत काव्य हेतु। काव्य लक्षण से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जीएसएससी हिंदी पेपर 2 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं काव्य हेतु। जिन कारणों से काव्य की रचना या सर्जना की जाती है उसे काव्य हेतु कहते हैं। काव्य का अर्थ है कर्म और हेतु का अर्थ है कारण। संस्कृत में हेतुर्ना कारणम अर्थात कारण को हेतु कहते हैं। इसका अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति के कारण। डॉक्टर नागेंद्र ने इस संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधन या कारणों को काव्य हेतु कहते हैं। बाबू गुलाब राय का कथन है इस संबंध में, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि के काव्य रचना में सहायक होते हैं। कौन सा कारण है जो व्यक्ति कवि या लेखक हो जाता है, इस संबंध में काव्य हेतु के 3 तत्व बताए गए हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास। तो प्रतिभा है, प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है। प्रतिभा ईश्वर का वरदान है, ईश्वरीय उपहार है। दर्शन शास्त्र के अनुसार अंतःकरण का ज्ञान की आलोक से प्रतिभासित हो जाना प्रतिभा है। शैव मतानुसार प्रतिभा को तीसरा नेत्र कहा जाता है। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। प्रतिभा के कारण ही कवि शब्द, भाव एवं विचार का सामंजस्य स्थापित कर पाता है। तो आइए जानते हैं संस्कृत आचार्य, हिंदी आचार्य और पाश्चात्य आचार्य के द्वारा प्रतिभा संबंधी क्या विचार हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संस्कृत आचार्य के अनुसार प्रतिभा संबंधी विचार। राजशेखर ने लिखा है, सा शक्ति ही केवल काव्य हेतु, अर्थात वह शक्ति जो काव्य का कारण है प्रतिभा कहलाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। पहला है कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा है भावित्री प्रतिभा। वह प्रतिभा जो लेखक या कवि के अंदर होती है जिसके कारण वह कविता का सृजन कर पाता है, कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है। भावित्री प्रतिभा वह प्रतिभा जो पाठक के अंदर होती है जिसके कारण वह कविता के मर्म यानी उद्देश्य को समझ पाता है, भावित्री प्रतिभा कहलाती है। कार्यत्री प्रतिभा लेखक या कवि के अंदर होती है और भावित्री प्रतिभा पाठक के अंदर होती है। कार्यत्री प्रतिभा के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है सहजा, दूसरा है आहार्या, तीसरा है औपदेशिकी। जो प्रतिभा पूर्व जन्म के संस्कारों से अर्जित किया जाता है उसे सहजा कहा जाता है। यानी जो सहजा प्रतिभा है, जो कार्यत्री प्रतिभा का भेद है, वह पूर्व जन्म से प्राप्त होता है। और आहार्या वर्तमान जन्म के कर्म के द्वारा जो प्रतिभा अर्जित किया जाता है उसे आहार्या कहा जाता है। आहार्या में जो है वर्तमान जन्म में शास्त्र ज्ञान से अर्जित किया जाता है उस प्रतिभा को, तो आहार्या कहा जाता है। कार्यत्री प्रतिभा का जो तीसरा भेद है औपदेशिकी, गुरु की कृपा या सानिध्य से यानी गुरु के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, मंत्रोच्चारण से, ईश्वरीय कृपा से अर्जित की जाने वाली प्रतिभा को औपदेशिकी कहते हैं। इस संबंध में आचार्य भामा का जो विचार है, उन्होंने काव्य अलंकार में लिखा है, काव्यम तु जायते जातु कथयित प्रतिभावतः, अर्थात काव्य रचना वही कर सकता है जिसके भीतर प्रतिभा है। भामा ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। जानते हैं आचार्य भट्ट तिथि का, उन्होंने लिखा है, प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः, अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित नवीन रस अनुकूल विचार उत्पन्न करते हैं। ये कवि अपने नूतन भावों और विचारों को विभिन्न रसों से युक्त कर पाठकों के सामने परोसता है। यदि प्रेम संबंधी विचार होते हैं तो श्रृंगार रस में नायक के बहादुरी का बखान करना हो तो वीर रस में प्रस्तुत किया जाता है। जिसके अंदर प्रतिभा होगी उसके अंदर नए नए विचार और चिंतन आएंगे और उस नवीन विचारों को रस अनुभूति के साथ सुंदरता पूर्वक सौंदर्यपूर्ण तरीके से सृजन करता है कविता का। नव उन्मेष यानी नवाचारी चिंतन
जिसे इंग्लिश में इनोवेटिव आइडिया कहा जाता है, प्रतिभा से उत्पन्न होते हैं। जो नवाचारी जो चिंतन होता है, जो मौलिक जो चिंतन होता है, वह प्रतिभा से सृजित होती है। इसके बाद जानते हैं आचार्य मम्मट को। उन्होंने काव्य प्रकाश में लिखा है, शक्ति कवित्व बीजरूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कवि के अंतर प्रतिभा का संस्कार बीज रूप में पाया जाता है। काव्य प्रतिभा का बीज किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होता है तो वह व्यक्ति कवि नहीं होगा। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। बात जानते हैं पंडित राज जगन्नाथ को। उन्होंने लिखा है, सा प्रतिभा च काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थ उपस्थिति, अर्थात काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति को जो प्रस्तुत करे प्रतिभा कहलाती है। कविता रचते समय भाव के अनुकूल उपयुक्त शब्दों का चयन करना पड़ता है, यानी शब्द जो है वह भाव का परिधान होता है। इसके बाद जानते हैं आचार्य अभिनव गुप्त को। उन्होंने लिखा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात नवीन तथ्य की सृजन में जो विवेक कार्य करे तो वही प्रतिभा है। यानी जो नवीन तथ्य होते हैं, जो मौलिक विचार होते हैं, जो व्यक्ति उसका सृजन करता है वह प्रतिभा उसमें सहायक होता है। तो प्रतिभा से मौलिक विचारों का जन्म होता है, आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है। इसके बाद जानते हैं काव्य हेतु का दूसरा तत्व व्युत्पत्ति। काव्य हेतु के 3 तत्व बताए गए हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। इन तीनों में सर्व प्रमुख स्थान है प्रतिभा का। तो व्युत्पत्ति, ज्ञान की उपलब्धि को व्युत्पत्ति कहा जाता है। व्युत्पत्ति को काव्य प्रकाश में निपुणता कहा गया है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है, उसी में व्युत्पत्ति को निपुणता कहा गया है। निपुणता यानी कुशलता, स्किलनेस। व्युत्पत्ति यानी निपुणता प्राप्ति के 2 कारण बताए गए हैं। पहला है काव्य एवं शास्त्रों के अध्ययन से, दूसरा है लोक निरीक्षण से। विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का परिपोषण होता है। इससे प्रतिभा में प्रखरता आ जाती है और वह चमत्कृत, परिष्कृत, शक्ति संपन्न और मर्म स्पर्शनीय हो उठती है। यानी जितना ज्ञान व्यक्ति अपने अंदर भरता है उतना ही वाणी और लेखनी के द्वारा छलकता है। लेकिन इससे प्रतिभा के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती, अन्यथा सभी शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञता और लोक व्यवहार पटु व्यक्ति कवि या लेखक हो जाते। दूसरा है लोक निरीक्षण से निपुणता प्राप्त होती है। इस संबंध में उदाहरण है कबीर का। कबीर लोक ज्ञान की परख से मर्मज्ञ कवि हो गए। अनुभव की निगाह से भी ज्ञान अर्जित किया जाता है। कबीर ने अपने बारे में कहा है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। तो उन्होंने लोक ज्ञान की परख किया और एक कवि या लेखक अपने लोक ज्ञान की परख से समाज में जो घटनाएं देखता है, आसपास की घटनाओं को अलग नज़रिए से देखता है, दृष्टिकोण से देखता है, वह अपनी रचना में प्रस्तुत करता है और फिर पुनः समाज को लौटा देता है। तो व्युत्पत्ति यानी निपुणता प्राप्ति के 2 कारण बताए गए हैं, काव्य और शास्त्रों के अध्ययन से, दूसरा है लोक निरीक्षण से। तो संस्कृत आचार्य के अनुसार व्युत्पत्ति संबंधी विचार। तो सबसे पहले जानते हैं राजशेखर का। राजशेखर ने लिखा है, उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति, अर्थात उचित और अनुचित का जो विवेक दे, जो बुद्धि दे, उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। उचित और अनुचित का ज्ञान हमें शास्त्र और लोक अनुभव से प्राप्त होता है। आचार्य मम्मट ने कहा है, आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है काव्य प्रकाश में। इसके बाद काव्य हेतु का जो तीसरा तत्व है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है बारंबार प्रयास। अपने दोहा पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास से, बार बार प्रयास से ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसके बाद जानते हैं संस्कृत आचार्य के अनुसार अभ्यास। आचार्य वामन। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति अपनी रचना में लिखा है, अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति, अर्थात अभ्यास से ही कर्म में कुशलता आती है। इस संबंध में ढेर सारे उदाहरण है जो अभिनेता, गायक, संगीतकार, खिलाड़ी अभ्यास के
बल पर अपने कर्म में कुशलता अर्जित करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर प्रखरता आती है। तो अभ्यास का महत्व आचार्य वामन ने बताया है। इसके बाद जानते हैं आचार्य दंडी, प्रतिभा न हो तो व्यक्ति अभ्यास के बल पर कविता लेखन कर सकता है। उन्होंने आगे बताया है दंडी ने कि व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा अर्जित किया जा सकता है। इसके बाद जानते हैं काव्य हेतु संबंधी विशेष तथ्य। दंडी ने 3 काव्य हेतु बताए हैं। पहला है नैसर्गिक प्रतिभा, दूसरा है निर्मल शास्त्र ज्ञान और तीसरा है अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने भी इनकी संख्या 3 गिनाई है। शक्ति, जिसे प्रतिभा कहा गया, व्युत्पत्ति यानी निपुणता और तीसरा है अभ्यास। रुद्रट ने काव्य के कारण यानी हेतु रूपी शक्ति या प्रतिभा को 2 भेदों में देखा है। पहला है सहजा, दूसरा है उत्पाद्या। सहजा ईश्वर प्रदत्त और पूर्व संस्कारों द्वारा संचित जन्मजात शक्ति है, यानी पूर्व जन्म के संस्कार से जो प्राप्त होता है वह सहजा होता है। दूसरा है उत्पाद्या, अध्ययन, अभ्यास और सत्संग से प्राप्त होती है। रुद्रट ने इन दोनों में सहजा को सर्वप्रमुख स्थान दिया है। आचार्य वामन ने 3 प्रकार के काव्य हेतु माने हैं। लोक व्यवहार ज्ञान, दूसरा है विद्या यानी शास्त्र ज्ञान, तीसरा है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण के अंतर्गत इन्होंने 6 हेतुओं को गिना है। पहला है लक्ष्य तत्व, अन्य काव्य अनुशीलन, दूसरा है अभियोग यानी अभ्यास, तीसरा है गुरु का सानिध्य, तीसरा है अवेक्षण यानी उपयुक्त शब्दों का चुनाव। कविता रचते समय भाव के अनुरूप उपयुक्त शब्दों का चुनाव करना होता है, जिसे अवेक्षण कहा जाता है। अभ्यास यानी अभियोग, और इसके बाद है प्रतिमान यानी प्रतिभा। वामन ने प्रतिभा को प्रतिमान कहा है। इसके बाद है अवधान यानी चित्र की एकाग्रता। इसके बाद जानते हैं हिंदी कवियों के अनुसार काव्य हेतु। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कथन है, कवि की सामाजिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत परिस्थितियां तो उसकी प्रकृति हैं, जिससे उसे काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त होती है, और जिसके अभाव में या तो काव्य रचना बिल्कुल नहीं होती अथवा होती भी है तो किसी अन्य रूप में। इसके बाद है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का। उन्होंने लिखा है, मेरी समझ में काव्य की जनित्री मनुष्य की प्राणभूत विशेषता उसकी मन की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति ने ही पशु और मनुष्य में भेद स्थापित कर रखा है। बाबू गुलाब राय का कथन है, भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ये सभी हृदय की ओज को उद्दीप्ताकार काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। बाबू गुलाब राय ने आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व माना है। इसके बाद जानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी का कथन, काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है। यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने भी प्रतिभा को काव्य का हेतु माना। इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उन्होंने कहा है प्रतिभा का मूर्धन्य स्थान है, यानी सर्वप्रमुख स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रतिभा को काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार करते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व प्रदान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रतिभा को सर्वप्रमुख स्थान दिया है। इसके बाद व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व प्रदान किया है। रामधारी सिंह दिनकर ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही सामूहिक रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। कि काव्य हेतु के 3 तत्व हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास, जिसमें प्रतिभा का सर्वप्रमुख स्थान है। इसके बाद जानते हैं पाश्चात्य कवियों के अनुसार काव्य हेतु। प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य का हेतु माना है। अरस्तु ने प्रतिभा को महत्व दिया है। उनके अनुसार प्रतिभा जन्मजात होती है। होरेस ने प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि काव्य हेतु का प्रमुख स्थान प्रतिभा का है, उसके साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी महत्व है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पढ़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें।